हेलो गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, सूरज दिस साइड। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो साइंस डिस्कस कर रहे हैं उसके तीसरे एपिसोड में है। और इसमें हम अध्याय संख्या 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। 4 बेसिकली है वस्तुओं के समूह बनाना, और 5 आगे हम देखेंगे। वस्तुओं के समूह बनाना जैसे टॉपिक हमको इससे कोई ज़्यादा बोरिंग टॉपिक नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बहुत अधिक इसमें कोई बात नहीं कही गई है जो कि आपको याद करने की या समझने की आवश्यकता है। इसीलिए इस चैप्टर को हम बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे और बहुत फास्ट इसको लेकर चलेंगे। और जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ पर तो आपको हम समझाएंगे भी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो जिस चैप्टर को लो एफर्ट्स चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है, समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जो लो एफर्ट्स है उसको लो एफर्ट्स के साथ ही ख़त्म करेंगे और जिसमें एफर्ट्स चाहिए उसमें देंगे। तो चलिए इसको शुरू ही करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, बेसिकली ये सब जो चैप्टर है वो बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि 6th क्लास के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। और 6th क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी जो लिखा है वो हम लोग जैसे व्यक्तियों को टारगेट करके तो नहीं लिखा हो कि कोई व्यक्ति बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो वो अपने लिए साइंस पढ़ेगा तो उसके लिए थोड़ा हाई लेवल का लिखते हैं, वैसा तो लिखेगा नहीं। वो 6th क्लास को टारगेट करके लिखेगा तो आपको वैसे कुछ एसेंस तो इसमें दिखने को मिलेगा ही। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हमने पिछले 2 चैप्टर में भोजन और वस्त्र के बारे में पढ़ चुके हैं। 1 2 3 पहला चैप्टर में पढ़े थे भोजन कहाँ से आते हैं। दूसरा में हमने पढ़ा कि हम भोजन क्यों लेते हैं, भोजन के घटक क्या हैं। और तीसरा में हमने पढ़ा तंतु से वस्त्र तक। ये 3 चैप्टर हो चुके हैं, 2 वीडियो में कवर हो चुके हैं। पहला वीडियो जो था उसमें हम बहुत शॉर्ट में सिर्फ चैप्टर 1 को कवर किए थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि एक ही साथ 2 चैप्टर को कवर करना सबसे ज़्यादा समझदारी की बात होगी, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म कर लिया जाए और सब आप लोग मई तक, अगर देखा जाए तो मई तक ये सीरीज़ होने का पूरा चांस है कि हम लोग टेंथ तक टेंथ तक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 12 तक 10+2 यानी 12 तक का बायोलॉजी हम लोग कर लेंगे। और इतना करने के बाद हमें नहीं लगता कि इसे इसके अलावा अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ज़्यादा घटना चक्र करिएगा, उसके बाद कहीं पर दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आप ये एकदम भूल कर चलिए कि आप 30 क्वेश्चन पूछेगा साइंस का तो आप 30 में 30 कर लेंगे, ये आपसे असंभव है। इसके पीछे वक्त बर्बाद करने से बढ़िया आपको 90 मार्क्स ही लाना है, ये याद रखिए। ठीक है, 90 मार्क्स लाना है। 150 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन ये है, यानी कि 20% ये वेटेज शेयर कर रहा है। तो 20% वेटेज को शेयर कर रहा है और उसके लिए डेली आपको 4 4 5 5 घंटा देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वो सब एकदम दिमाग से निकाल कर चलिए। आप 20 क्वेश्चन को टारगेट करके चलिए कि 20 क्वेश्चन बन जाए, इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर 70 क्वेश्चन बनेगा ना, 70 क्वेश्चन बचेगा। कम से कम 40 तो आपको करंट अफेयर्स पूछेगा ही। ठीक है, 40 करंट अफेयर्स पूछेगा ही, 40 में 30 भी आप 25+ तो बना ही सकते हैं। जितना मटेरियल आपको बताए थे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, उसका एक वीडियो हमारे चैनल पर है ही पड़ा हुआ, आप उसको देखे ही होंगे। तो 25+ तो आप बना ही लेंगे। 25+20 अगर मिला दिया जाए तो 45 आप आ चुके हैं, यानी 50% कवर कर चुके हैं 2 सब्जेक्ट के सहायता से। फिर आपका इतिहास है। ठीक है, इतिहास में फिर 30 क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है। 30 में इसमें आप 25+ करेंगे, मेरी आपसे इतना तो अपेक्षा है ही। आप लोग जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं इतिहास में तो 25+ हो ही जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको गलत जाएगा इतिहास में, चाहे आप कहाँ से भी कितना भी बुक को कवर कर ले। तो यानी कि अब आपका टोटल कितना बन चुका है, 45+25 यानी कि 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, 20 और बाकी है। इसके अलावा आपके पास बिहार स्पेशल है। इसके अलावा आपके पास इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे ही करंट अफेयर्स वगैरह। पॉलिटी आपसे पूछेगा ही 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्या बोलता है, मैथ और रीजनिंग जिनका है उनका 10 मार्क्स फिक्स करके चलिए, जिनको पता है तो 70+10 80। ठीक है, उसके बाद इतना से बिहार स्पेशल, इकोनॉमी, पॉलिटी, और आपके सामने और क्या कोई सब्जेक्ट रह गया, बिहार स्पेशल हो गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो आपसे 15 कम से कम पूछेगा ही। और 15 में आप नहीं तो 10 नहीं बना सकते, 8 पे तो कम से कम बना ही लेंगे सर। तो अगर इतना भी अगर देख लिया जाए यहाँ सबसे भी, तो 3 बिहार स्पेशल से तो आप कम से कम तो 10 नंबर ला ही सकते हैं ना, 15 भी अगर पूछे तो। इतना भी तो आप अपने आप को कमज़ोर लेकर मानकर चल नहीं सकते। तो ये सब गणित आप पहले भी बैठा लीजिए कि हमें कहाँ कहाँ समय कितना कितना खर्च करना है। तो इसलिए एकदम पूरा नहीं कि अब एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं, क्विक बुक पर भी लग गए, और एक बुक मिल गया हमको, एक वो पीडीएफ मिल गया तो उस पर भी लग गए, तो भाई फिर आप यही करते रह जाएंगे जीवन भर, पीडीएफ ढूंढिए, बुक पढ़िए, वही सब करते रह जाएंगे। एक नोट्स बना लीजिए अच्छा सा इसका भी,
और एक घटना चक्र बनाएंगे। जो नोट्स बना रहे हैं, जैसे एक मानिए एक पूरा ये कॉपी है, ठीक है, इसका सिर्फ 80% एरिया में आप लिखिए जो भी आपको फैक्ट लिखना है, 20% एरिया इसको खाली छोड़ दीजिए। आगे आप घटना चक्र या कुछ भी पढ़ेंगे और जो टॉपिक का नोट्स है उस टॉपिक में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिला घटना चक्र से, तो आप इसको इस 20 जो परसेंट छोड़े हैं ना, उसमें उसको ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए, जल्दी जल्दी में इतना भी हम बकवास कर दिए, आगे बढ़ते हैं। सॉरी आपका समय खराब करने के लिए, आगे चलिए। हमारे चारों ओर की वस्तुओं में हमने देख रहा था कि हमारे चारों ओर क्या क्या वस्तुएं पाई जाती है, जिनमें इस तरह का एक डायग्राम से हमको समझाया कि इतनी प्रकार की वस्तुएं हम अपने आसपास देख सकते हैं जो अनेक अनेक मटेरियल से मिलकर बने हैं। जैसे कोई इसमें कपड़ा से मिलकर बना है, कोई इसमें कांच से मिलकर बना है, कोई इसमें मेटल यानी कि तत्वों से मिलकर बना है, पदार्थ से मिलकर बना है, सब अलग अलग मटेरियल पर हम लोग देख सकते हैं। हम इसका आकार में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि कोई गोलाकार है, गोल आकार का है, कोई आयताकार है, कोई त्रिभुजाकार है, और कोई बिना आकार का है जिसमें 1 2 3 आकार आपको दिखेंगे। तो ये सब तो हम देखते ही हैं। तो ये सब देखने के अलावा हम अगर मेन टॉपिक पर बात करें जिसका हमको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस लगता है, तो वह है पदार्थ के गुण, ठीक है। हमको लगता है कि ये चैप्टर आपको यही बताना चाहता था कि पदार्थ में क्या क्या गुण पाया जाता है। कभी आपने जानने का पहचान किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम पदार्थ बना रहे हैं उसका कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई उसका उपयोग है, कोई ना कोई उसका मीनिंग है, अर्थ है, उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अलग अलग प्रकार के हमारे पास पदार्थ मौजूद हैं, ठीक है। और सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का गुण है। जो कपड़ा है वो होल्ड करके नहीं रख सकता किसी चीज़ को, जो ग्लास करके रख सकता है। और यही चीज़ आपको ये चैप्टर बताने का प्रयास करेगा कि सभी वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। बताया जा रहा है कि गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। यदि कपड़े का गिलास बनाए तो हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। यह कार्य बनाए तो क्या हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इस प्रकार खाना बनाने वाले पात्र के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर, हम बोले ना कि कोई उद्देश्य होगा, ठीक है। और उस उद्देश्य में हम देखेंगे कि उस उद्देश्य को पूर्ति करनी है पदार्थ के किस गुण की आवश्यकता हमें होगी। जैसे कि पानी को अगर रखना है तो हमें ये देखना है कि कौन सा पदार्थ वैसा है जो पानी को होल्ड करके अपने अंदर रख सकता है। उन गुण पर हम लोग ध्यान देंगे और साथ ही उसके उपयोग पर हम लोग ध्यान देंगे। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे के कुछ दिनों की विशेषता। पहली विशेषता आपको दिखने के लिए मिलती है, पहली विशेषता दिखावट। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, दिखावट देखते हैं पदार्थ का। प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। तांबे, एल्युमिनियम सब लोग अपने अपने से भिन्न दिखाई देता है, ठीक है। कुछ समानता हो सकती है, जो तांबे, लकड़ी, लोहे ये सब में कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्या हो सकती है आप बताइए। धातु को याद करिए, धातु व धातु में सबसे पहली समानता असमानता होती है चमक, उसी की बात करेगा ये। द्युति मतलब चमक होता है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वो प्रायः धातु होते हैं, ठीक है। यही आपको भेद बताने का कोशिश कर रहा है दिखावट में, कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि चमकीला यानी कि द्युति और अद्युति जो चमकीला ना हो वो कौन कौन है। जो चमकीला होगा वो क्या है, पदार्थ है। और जो चमकीला नहीं है वो क्या है, पदार्थ नहीं है, ठीक है। सॉरी, पदार्थ नहीं, पदार्थ तो सभी होंगे, धातु। जो चमकीला है वो धातु है, जो चमकीला नहीं है वो अधातु है, ठीक है। ये हम जानते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। जो कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और निष्भ्रम दिखाई देने लगती है, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करिए और देखिए कि इसमें द्युति है अथवा नहीं है। ऐसा नहीं कि जिन पर जंग लग चुका है उनको आप देखिए और कहिए कि ये भी तो धातु है, इस पर जंग नहीं लगा हुआ है, तो सब यानी हम गलत पढ़ा रहा था आज तक। वैसा नहीं है। धातु का जो जंग हमें देखना है, द्युति चमक देखना है, वो हमें कब दिखेगा, धातु का सरफेस पर, जो नए सरफेस है उस पर देखिए, नए सतह पर देखिए। नए सतह अक्सर आपको बीच से काटने पर दिखाई दे सकती है, बीच में वहाँ पर आपको ये दिख सकता है। तो पहला तो दिखावट के तौर पर देख लिए। दूसरा कठोरता। सब वस्तु जो होता है एक दूसरे में अपने अपने अति में कठोर, कोई कठोर ज़्यादा कोई कठोर कम। जो अधिक कठोर होता है वो कठोर कहलाता है। जो
कम कठोर होता है वो कोमल कहलाता है। चूँकि दबाने यानी संपीड़ित करने पर जो आसानी से दब जाए उसे कोमल कहेंगे, और जो अधिक मुश्किल से दबे उसे कठोर कहेंगे। यही सब बताने का प्रयास कर रहा है। दिखावट में पदार्थ में जैसे कि द्युति कठोरता हो सकता है, जैसे द्युति कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? उसके बाद आइए विलेय या अविलेय। विलेय अविलेय को आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे, विलयन को अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, विलयन को अगर समझ लेंगे तो विलेय अविलेय भी समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग विलयन को डिस्कस किए भी हैं। ठीक है, विलयन में एक होता है विलेय और एक होता है विलायक प्लस विलायक, और ये दोनों के मिश्रण से जो पदार्थ तैयार होती है उसे कहते हैं विलयन। ठीक है, विलेय क्या है? विलेय वो है जिसको सॉल्यूट जिसको कहेंगे, विलेय वो है जो घुलता है, जैसे कि चीनी, जैसे कि नमक, ये सब घुलता है, ये क्या है? विलेय है। विलायक वो है जिसमें घुलता है, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और जैसे कि इसमें हो गया पानी या कोई भी द्रव ले लीजिए जिसमें ये घुलेगा। और विलयन वो है जो घुल कर बनकर मिश्रण बनकर तैयार हुआ है, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि ले लीजिए शरबत, और अनेक प्रकार है, अनेक चीज़ें हैं जो कि मिलकर तैयार हुई है। तो विलेय वो है जो घुल गया और अविलेय वो है जो ना घुला। जैसे कि चीनी में डाल दिए अगर पानी तो घुल गया। ठीक है, और इसी में अगर पानी में डाल दिए हमें रेत तो क्या घुलेगा? जी नहीं घुलेगा। ठीक है, यही विलेय और अविलेय है। जो घुल गया वो विलेय है, जो नहीं घुला वो अविलेय है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ गैस में, अब जरूरी नहीं है कि जैसे हमने जब एग्जाम्पल लिया तो हमने पानी में चीनी को घोला, हमने पानी में नमक को घोला, तो हम क्या कर रहे हैं? पानी में ठोस को घोलने का एग्जाम्पल लिए। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ठोस ही पानी में घूमता है, कुछ द्रव भी पानी में घूमते हैं, द्रव भी पानी में विलीन हो जाते हैं। जैसे जैसे आप लीजिए, कभी आप कपड़ा धोते होंगे तो आप नील देखे होंगे। ठीक है, नील को पानी में डाला जाता है, नील भी द्रव है, पानी भी द्रव है, लेकिन नील पानी में घुल करके समाप्त हो जाता है। वो दिखना मतलब वो कहीं अलग से नहीं दिखता, वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है। नहीं घुलने का मतलब आप भली भांति समझ रहे होंगे, अगर कोई जल है उसमें कोई चीज़ नहीं घुला तो वो आपको उसका कण वैसे ही वहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा एक जगह पर। जैसे अगर पानी में पेंट डाल दिए तो घुलेगा तो नहीं, तो पानी में जैसे ये पानी से अगर भरा हुआ उसके बीच में पेंट का इतना सा कोई कुछ डाल दिए तो पेंट इसी बीच में ऐसे करके पड़ा हुआ होगा, वो घुलेगा उसमें नहीं। ठीक है, लेकिन जो घुल जाएगा वो विलयन का रूप ले लेगा। और घुलने में द्रव भी घूम सकता है, ठोस भी घुल सकता है और गैस भी घुल सकता है। गैस में सबसे बढ़िया उदाहरण आप ऑक्सीजन को देखते ही होंगे, पानी में घुमा हुआ, ऑक्सीजन के बारे में जानते ही हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। ठीक है, एक ये भी इसका है। ये कैसे होती है ये तो जानना, ये तो बेसिकली ये पूरा बच्चों के लिए लिखा है ये सब, कि कैसे कैसे डूबेगा, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब क्या होता है, कैसे होता है। पानी के डेंसिटी यानी पानी के घनत्व से जो वस्तुएं अधिक होगा या जो वस्तुएं कम होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो डूबेगा या नहीं डूबेगा। आगे आइए पारदर्शिता। ठीक है, आपने लुक्का छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। पारदर्शिता में आपने तीन, ये सब पढ़ना भी जरूरी क्यों है, ये सब चैप्टर जब सही में निपटाना है जल्दी जल्दी में, तो इसमें तीन चीज आप देखेंगे। पारदर्शिता में दो तीन ही चीज होगा ना, या तो आपको दिखेगा, या तो आपको नहीं दिखेगा, और या तो आपको दिखेगा लेकिन धुंधला दिखेगा, पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा। यही तीन चीज हो सकता है देखने में। पारदर्शिता में किसी भी वस्तु से अगर आप देखना चाहें तो यही तीन चीज हो सकती है ना, या तो आपको आर पार दिख जाएगा, या तो आर पार नहीं दिखेगा, और या तो आर पार दिखेगा लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और यही तीन है जो पारदर्शिता के नियम को वस्तुओं में दिखा रहा है। जो दिखेगा जिससे आर पार उसको पारदर्शी कहेंगे, जिससे आर पार नहीं दिखेगा उसे अपारदर्शी कहेंगे, और जिसे पारदर्शी के मतलब पार मतलब दूसरे तरफ, दर्शी का मतलब जो दिख गया हमें। ठीक है, मतलब समझ में आ जाता है। शब्द का अगर मतलब समझना हो ना तो शब्द को संधि विच्छेद करिए, दो भाग में उसको तोड़कर और दोनों का छोटा छोटा अर्थ निकालिए, आपको शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। नहीं दिख रहा है इसका मतलब अपारदर्शी है, मतलब उसको देख नहीं सकते। और धुंधला दिख रहा है वो है पारभासी। क्या है?
पारभासी। पार देख पा रहे हैं लेकिन भाष्य के रूप में है, वो अस्पष्ट रूप में हमारे सामने नहीं है। यही तीन आपको पूरे ये सब में दिखाने का कोशिश कर रहा था। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। जैसे अगर आपको बोला कि आप गोल वस्तुओं को एक साथ रख दीजिए, तो एक तो ये छानने में आकार के तौर पर आप उसको छाट सकते हैं, या तो विशिष्ट वस्तु के तौर पर जैसे घर में अलग अलग वस्तुएं होती हैं ना, उसको अलग अलग जगह पर, किताब के लिए अलग किताब का शेल्फ बना हुआ है, और उसी प्रकार से जो पानी में घुलनशील है उसको अलग जगह पर आप रख रहे हैं, और जो हवा के संपर्क में आने पर घुल जाता है या चिपचिपा हो जाता है आप उसको डिब्बा में पैक करके रख रहे हैं। तो यही सब कैटेगराइजेशन के लिए बच्चों को सिखाया जा रहा है ये सब चीज़। और इसी तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा हम बोले थे इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वस्तुओं का समूह बनाना, प्रमुख शब्द हमने इसमें देखा, कठोर के बारे में देखा, अविलेय के बारे में देखा, चमकीला के बारे में देखा, पदार्थ जाना, धातु जाना, अधातु जाना, अपारदर्शी जाना, रुक्ष यानी खुरदरा जाना, विलेय जाना, पारभासी जाना, पारदर्शी जाना, ये सब समझ गए आप। सारांश में इस चैप्टर का सबसे बढ़िया, अगर आपको चैप्टर दोबारा रिवाइज करना हो तो चुपचाप सारांश पढ़ के आगे निकल जाइएगा। आपको सख्त हिदायत है कि इस चैप्टर को सख्त हिदायत है कि इस चैप्टर को आप दोबारा लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप इसका सिर्फ सारांश पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तथा कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य जल में विलेय नहीं होते हैं, यानी कि अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं जैसे तेल लगा हुआ कागज। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब अपने रिचुअल्स के अनुसार जैसे हम लोग बार बार चैप्टर खत्म करने के तुरंत बाद अभ्यास पर आते हैं, इसमें भी हमें अभ्यास पर आना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं का नाम लिखिए। बिल्कुल लिखना है आपको। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली चमकदार होगी जी, बिल्कुल होगी, बशर्ते वो नया नया होना चाहिए। प्लास्टिक का खिलौना नहीं होगा। स्टील का चम्मच होगा। सूती कमीज नहीं होगा। अब हम पर एकदम चढ़ी मत जाइएगा कि कांच की प्याली को आप चमकीला कैसे बोल दिए। हर एक कांच का प्याली थोड़ी चमकता है, लेकिन कुछ कुछ चमकता है जिसकी सतह पूरी चिकनी हो, उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ क्यों करती, कब वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और अपने आप में पूरा वो रख लेगा, अवशोषित कर लेगा, उसके सतह पर भी ये डिपेंड करता है। अगर उसका सतह खुरदुरा है तो वो प्रकाश को जल्दी परावर्तित नहीं करेगा, और करेगा भी तो बहुत कम मात्रा में करेगा, उसका अंश बहुत कम होगा। तीसरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थ से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, यदि कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत से बनाने के लिए भी किया जाता है। पुस्तक किससे बनेगा जी? कागज से। गिलास किससे बनेगा जी? कांच से बनेगा। प्लास्टिक से भी बन सकता है, तो फिलहाल कांचे लेते हैं। कुर्सी किससे बनेगा? लकड़ी से बनेगा। खिलौना किससे बनेगा? प्लास्टिक से। जूते किससे बनेगा? चमड़ा से। चौथा नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। वाह, क्या बकवास बात किया, गलत, असत्य। दूसरा, नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। नोटबुक चमकीला होता है जी? हम तो ऐसा नोटबुक अभी तक नहीं देखे जो चमकता भी हो। ग है, चाक जल में विलीन हो जाता है। चाक वो अति चौक की बात कर रहा है, लिखने वाला, चूना से जो बना होता है। ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पर लिखते हुए सरकारी स्कूल में गए होंगे, देखे होंगे आप, उसी का बात कर रहा था। ये सत्य बोल रहा है ना जी। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। पहले बहुत देर तक तैरता है, बाद में अगर उनके जो लकड़ी के जो बीच में जो उसका कण है ना छोटे छोटे, अगर उसमें पानी भर जाए तब वो डूब सकता है, लेकिन शुरुआत में वो तैरता है और अधिकतर लकड़ी का टुकड़ा तैरता ही है। उसके बाद कह रहा है चीनी जल में विलीन नहीं होती। गलत बात कह रहा है, चीनी होती है। तेल जल के साथ मिश्रण ये है, गलत है। तेल और पानी दोनों का घनत्व अलग अलग है और
दोनों का जो कण है उसका डायमीटर अलग अलग है, इस कारण से दोनों आपस में मिल नहीं सकता। उसके बाद बोल रहा है बालू या रेत जल में निसादित हो जाता है, सही बोल रहा है। निसादित मतलब नीचे आकर के, पता नहीं निसादित हम भी भूल गए जी क्या है निसादित। बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, दैट्स द मिस्ट्री हो गया। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सही बोल रहा है, सिरका जल में घुल जाता है। क्या होता है, बालू रेत जल में निसादित हो जाता है। पचमा क्या कह रहा है, हाँ निसादित हम सही समझ रहे थे, निसादित शायद सेडिमेंटेशन को कहा जाता है। बालू का जो अभी वही बता रहे थे, उसी का डायग्राम पा रहे थे, फिर हमें लगा हम कंफ्यूजन में है क्या। कण जो है बालू का, रेत का जो कण है वो जल में नीचे कर बैठ जाता है आकर के, उसको कहते हैं निसादित हो जाना, ठीक है। हिंदी में, अंग्रेजी में याद है हमको, इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब अगर एक बिलियन है उसमें दो प्रकार के कण घुले हैं, एक दोनों कण अगर आपस में नहीं घुल पाए, यानी वो बिलियन का रूप नहीं ले पाए, यानी कि विलायक विलय को अपने अंदर घुला नहीं पाया, तब जाकर के क्या होगा, तब जो कण है, जो विलय का कण है, वो नीचे तली पर जाकर के बैठ जाएगा, और उसी तली पर बैठने वाले जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन यानी निस्सादित। तो ये सही बोल रहा है। अगला चैप्टर में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अगला चैप्टर में इसी पढ़ने का प्रक्रिया ये है कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को छांटते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे कुछ वस्तुओं के पदार्थ के नाम दिए गए हैं, जैसे जल है, बास्केटबॉल है, संतरा, चीनी के। गोल आकृति इस प्रकार समूहित कीजिए, गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां, एक को ऐसे दो को बनाइए, ठीक है, एक में डालिए गोल और एक में डालिए अन्य, ठीक है, एक में डालिए खाद्य और एक में डालिए अखाद्य, यानी कि जो खाने योग्य नहीं है। चलिए 6 में आइए, वो आप करेंगे। 6 में, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उसकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वो तेल और मिट्टी पर भी तैरती है, जल करके देखिएगा। 7वां, निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात करिए, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, ये मेल नहीं खा रहा है, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है रीजनिंग में। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, नाव। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, क्योंकि बाकी सारे तत्व है, ये तत्व नहीं है, धातु वो बोल सकते हैं। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जल में घुलन, ओके, कॉपर सल्फेट ही होगा, ये तत्वों का एक मिश्रण है, बाकी तीनों नहीं है। आ जाइए अब चैप्टर नंबर 5 में, बहुत हो गया 4 पढ़ लिए, बहुत बढ़िया किए। पदार्थों का पृथक्करण, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें इसका यूज बहुत होगा। जैसे कि अगर आप किण्वन पढ़ेंगे आगे, किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, और तो वो सब में इसका यूज होने वाला है, वो सब आएगा तो बताएंगे। ऐसे में बहुत से पदार्थों का पृथक्करण कैसे होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग कैसे करते हैं, उसी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को दर्भ से चालनित्र यानी कि छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, आपने ऐसा किया ही होगा, छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों का पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित अपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा, यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उसे सावधानी पूर्वक हम लोग बाहर निकाल के फेंक देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार फलों को उठाकर इसे पृथक बर्तन में रख देंगे, क्या यह सही है, बिल्कुल सही है। उसे हैंड पिकिंग यानी कि हैंड पिकिंग कहते हैं, यानी हस्त निकालना, वो सब आगे आएगा, वो सब हिंदी का शब्द, जिसे ये मंथन करके निकाल रहा। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो क्या ऐसा करना सरल होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ट्राई करेंगे। सारणी 5.1, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, इस पर प्रश्न इसमें बनाया गया है, इसके लास्ट में अभ्यास में इस पर प्रश्न है, तो इसलिए इसको देख लीजिए क्या करते हैं।
बेसिकली वो है कि हम आवश्यक जो पदार्थ है उससे अवांछित प्रकार, अवांछित पदार्थ यानी कि जिसको हमको ज़रूरत नहीं है उसको निकालने के लिए, बाहर करने के लिए, उससे अलग करने के लिए हम पदार्थों को पृथक करते हैं। इसको आप उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं कि आवश्यक पदार्थों से अवांछित पदार्थों को निकालने के लिए, अलग करने के लिए, निकालने के लिए अथवा अलग करने के लिए हम पदार्थों को पृथक करते हैं। यह अब इसका आंसर हो सकता है। पृथक्करण पर चावल से पत्थरों को पृथक करना क्यों कहते हैं? क्योंकि दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक किया जाता है। हम ठोस अवयव को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब चलिए मेन जिसके लिए चैप्टर लिखा गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं, वो करते हैं। पृथक्करण की विधियाँ पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम पृथक्करण करते हैं, कैसे कैसे अलग करते हैं। पृथक मतलब होता है अलग करना, दो चीज़ों को अलग करना। तो किस प्रकार से दो चीज़ों का अलग करेंगे उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला हस्तचयन। अगर मानव सभ्यता ने या तो मानव ने, प्रारंभिक मानव ने भी सबसे पहले अगर कोई चीज़ को अलग करने की, पृथक्करण की विधि निकाली होगी तो हस्तचयन होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कोई भी अंग है जो काम करता है तो वो है हाथ, और किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करने के लिए आप सबसे पहले हाथ का ही यूज़ करेंगे। इसी को हस्तचयन कहते हैं। वो देखिए जो चावल चुनते हैं लोग, चावल से जो कंकड़ निकालने की विधि है, जो हाथ से कंकड़ को पकड़ के बाहर फेंकते हैं, उसी को हस्तचयन कहा जाता है, हैंड पिकिंग कहा जाता है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों अथवा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना सुविधाजनक विधि लगता है। लेकिन अगर यही बहुत अधिक हो जाए मात्रा, जैसे कि चावल में मिट्टी का कंकड़ बहुत अधिक है, तब हस्तचयन का उपयोग करना हमारे लिए एक अच्छा बुद्धि बुद्धि वाला काम तो हमें दिख नहीं रहा, बुद्धिमानी तो इस काम में दिखेगा नहीं। तो उसके लिए कुछ अलग भी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे उस प्रक्रिया को। हस्तचयन के बाद हम पढ़ते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग को अंग्रेजी में भी थ्रेसिंग कहा जाता। हम हस्तचयन को हैंड पिकिंग बोले हैं। हैंड पिकिंग भी याद रखिएगा, क्योंकि हस्तचयन को अगर कहीं पर दूसरा शब्द से लिखा, इंग्लिश सेम रहेगा, इंग्लिश हैंड पिकिंग को हैंड पिकिंग ही लिखिएगा, थ्रेसिंग को थ्रेसिंग ही लिखेगा। देखिए ये क्या होता है थ्रेसिंग, आप लोग समझते होंगे, जो गांव से होंगे, जो खेती करना जानते हैं या तो खेती करते हुए देखे हैं किसी को, तो उनको पता होगा कि थ्रेसिंग क्या होता है। पहले तो हाथ से ही लोग करते थे, लेकिन थ्रेसर नाम की एक मशीन भी आती है जिससे ये काम किया जाता है। होता क्या है कि हम जो भी अनाज उगाते हैं वो डंडियों में उसका फल ऐसे ऐसे लगा होता है। जैसे कि ये गेहूं है, उसका बाली में ऐसे ऐसे फल लगा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये गेहूं के बाली में अभी तो इसका उपयोग होने वाला है और सब लोग जानने वाले हैं। होली आ गया है, होलिका दहन है कल 2 तारीख को। आज हम लोग 1 तारीख को रात में वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 तारीख को होलिका दहन है, और होलिका दहन में इसका ओरहा खाया जाता है, इसको भून कर खाया जाता है कच्चे बाल को, तो ये देखेंगे ही। तो अब यही जो बालिया होती है, जो गेहूं की बलिया है, उसको तो लोग खा नहीं लगे। उससे दाना निकालना है गेहूं का, दाना निकालने की विधि क्या है? थ्रेसिंग। या तो किसी पत्थर पर उसको पटकेंगे तब ये अनाज उससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। या तो उसको मसल देंगे, कुचल देंगे, उससे भी अनाज अलग हो जाएगा। या तो जिस चीज़ में है उसको दो फक्का में, अगर 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दे, फाड़ दे उसको 2 भाग में, तभी वो अलग हो जाएगा। थ्रेसिंग यही प्रक्रिया होती है। ठीक है। डंडियों से अनकनों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को क्या करते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अनकनों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। पहले बैलों की सहायता से किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अनकनों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। आजकल ज़्यादा हो गया। एक है निष्पावन, जिसको सीविंग शायद कहते हैं इसको। ठीक है, हम लोग देहात में इसको ओसाना कहते हैं। आपके तरफ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में बताइएगा। ओसाना इसको कहा जाता है बेसिकली। जैसे कि जो अन्न का जो अन्न होता है उसमें जो होता है ना, जैसे चावल दाल गेहूं हो गया, ये सब में बड़े बड़े भूसे का कण आ जाते हैं थ्रेसिंग के वक्त। या तो भूसे के कण के अलावा मिट्टी भी थोड़ा मोड़ा रह जाती है। मिट्टी तो इसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मिट्टी खाली अलग हो जाएगी। ये मेनली किया जाता है भूसे के कण को लेकर के। भूसे या खरपतवार का कोई कण आ जाता है ना, उसको अलग करने के लिए किया जाता है। किया जाता है एक ऊंचे स्थान पर चढ़ करके, और सूप या किसी एक रखने वाले या स्टोर करने वाली चीज़ों को हाथ में लेकर के उसमें लेंगे वस्तु को, और ऊपर से उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिराएंगे। गिराने से क्या होगा, नीचे गिरते समय जो हवा चलेगी ना,
तो हवा, ये सब जो भारी भारी कण होगा वो तो नीचे आके गिरेगा, लेकिन जो हल्का हल्का भूसे वगैरह खत परवार जो होता है, खतपतवार, उसका जो कण होगा छोटा छोटा, या तो छोटा छोटा जो डंडी होगा, वो पत्ता होगा, वो उड़ के इधर बाहर हो जाएगा। इसी को कहते हैं ओसाना। सबसे बेसिक प्रक्रिया है जिसको थ्रेसिंग के बाद यूज किया जाता है किसानों के द्वारा भूसे वगैरह को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है। ये इसका अगर आपको पूछेगा निष्पावन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। बस इतना इसका आंसर हो जाएगा। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग करके भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स में यही लिखेंगे, यहाँ से जो अंडरलाइन किए हैं वो निष्पावन में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चालन, जब कोई बड़े कण और छोटे कण दोनों को हमको निकालना हो, दोनों को पृथक करना हो, बड़े कण से छोटे कणों को पृथक करना हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? चालन का। चालन का तो आप जानते ही होंगे, इसको शायद वेविंग कहा जाता है। चालन को क्या कहा जाता है? शायद वेविंग कहा जाता है। कभी कभी हमें आटे का जैसे व्यंजन होता है ना, तो आटे में जिसको कहते हैं चोकर कहते हैं, उसका कण बड़ा बड़ा होता है, चोकर का थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, और वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग उसको खाते हैं गट हेल्थ के लिए, क्योंकि वो डाइजेशन को प्रॉपर इंप्रूव करता है उसके लिए, लेकिन कुछ लोग उसको खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए उसको निकाल देते हैं। ठीक है। तो वो निकालेंगे कैसे? छोटे छोटे कण से तो उसको पृथक करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए एक चलनी जैसा बनाते हैं, और जिसका छेद बहुत छोटा होता है, जो उन छोटे कणों को तो पास कर देगा जो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको वो ऊपर ही रोक लेगा। यही विधि क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। कभी कभी आटे से, हाँ, इसको सीविंग मेथड कहते हैं, और चालन को कहते हैं सीविंग मेथड। चालन को क्या कहते हैं? सीविंग मेथड। SIEVING, सीविंग मेथड। आप चाहे तो इसको लिखते चलेंगे, सीविंग मेथड या तो सीविंग टेक्निक इसको कहा जाता है। ठीक है। चालन से पहले हम लोगों ने अभी क्या समझा था? निष्पावन। निष्पावन हम लोगों ने समझा था, और अभी हम लोग समझ रहे हैं चालन, जिसको विनोइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है निष्पावन को? विनोइंग। विनोइंग। और इसको कहा जाता है, ये सब याद रखेंगे, कारण हम बता चुके हैं। निष्पावन को सीविंग कहा जाता है, चालन को सीविंग कहा जाता है। तो सीविंग का प्रक्रिया बताते, आपको पता हो गई प्रक्रिया, बताना क्या है, समझाने की जरूरत है नहीं। आटा डालते हैं, आटे के छोटे चलनी में। इधर देखिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पर भी आप लोग इसको देखते होंगे, जैसे कि जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो बड़े बड़े जो मोटे मोटे जो कण होते हैं ना, रेत के या तो सीमेंट के, उसको बाहर निकाल लेते हैं, ताकि जो मसाला जो बन रहा है कंक्रीट का, वो उसके बीच में कोई बड़ा बड़ा कण आकर के बीच में उसको ख़राब ना कर दे और एक बड़ा सा गांठ पैदा ना कर दे, इसलिए उसको किया जाता है। अब देखिए तीन टेक्निक को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, एक है अवसादन, एक है निस्तारण और एक है निस्यंदन। तीनों का नाम बहुत बढ़िया तरीके से, बिना कोई चीज़ों को मतलब भूले हुए आप इसको याद करेंगे। अवसादन को कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। लिख देते हैं इसको, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। निस्तारण को क्या कहा जाता है? निस्तारण को कहा जाता है डिकेंटेशन। क्या कहा जाता है? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन। ठीक है। और निस्यंदन एक बच गया ना, निस्यंदन को क्या कहा जाता है? जहाँ तक हमें लग रहा है ये फिल्ट्रेशन, शायद उसी को कहा जाता है। हाँ, फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन। चलिए, सबका इंग्लिश नेम आ गया। सबके इंग्लिश नेम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबका इंग्लिश नेम आपको याद होना चाहिए हिंदी के साथ साथ। अलॉन्ग विथ हिंदी यू शुड रिमेंबर इंग्लिश नेम। इंग्लिश नेम आपको याद करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी मिश्रण के ये तीनों को एक साथ समझते हैं। बी अंडरस्टैंड पैरेलली दिस थ्री थिंग्स। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। निष्पावन यानी कि सीविंग जो बात कर रहे थे हम लोग, अति को ओसाना, और उसके बाद हम लोग बात किए थे हैंड पिकिंग, ये दोनों से संभव नहीं होता कभी कभी। ठीक है।
उदाहरण के लिए चावल के दाल में धूल अगर मिल जाए, मिट्टी का बड़े बड़े कण है, कंकड़ है, उसको तो निकाल लिए, लेकिन धूल हो गया तब कैसे निकालेंगे? मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, छोटे छोटे कण अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार के अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? ऑब्वियसली आपको पता होगा, मम्मी को करते देखे होंगे। क्या करते हैं? उसको धो देते हैं। धो देने से जो धूल कण है, छोटे छोटे कण है, वो क्या करता है, तली में नीचे बैठ जाता है, हो जाता है ना। और ऊपर से जो आपको धोती है, जो दाल वगैरह है, वो आप ऊपर ऊपर से उसको निकाल लेते हैं। और या तो ये पानी में घुल जाता है, तो पानी को आप बाहर उसको फेंक देते हैं, पसा देते हैं पानी को, तो उससे भी निकल जाता है और आपका चावल या तो दाल जो भी है उसको ठीक ठीक बच जाता है। ऐसे लोग आप गांव में और एक बात देखेंगे, जब आटा पिसाना होता है तब जो गेहूं होता है ना, गेहूं को पहले धोया जाता है। गेहूं को क्या धोया जाता है? गेहूं में जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं ना, वो धोने से क्या होते हैं, पिघल करके, धोने से पिघल करके वो नीचे बैठ जाते हैं गल कर। और गल कर नीचे तली में, जिस बर्तन में हम लोग उसको धोते हैं, उस तली में वो जमा हो जाता है। और जमा होने के कारण ऊपर ऊपर जो गेहूं बचता है, हम लोग उसको निकालते जाते हैं धीरे धीरे, और इस कारण से जो मिट्टी होता है ना, अंत में जो मिट्टी का कण होता है वो नीचे जमा रह जाता है, और बाकी गेहूं हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी गेहूं अब हमारा शुद्ध हो गया, अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि या मिट्टी या कंकड़ कुछ भी उसमें शामिल नहीं है। तो अवसादन और निस्तारण विधि में हम लोग यही देख रहे हैं। अवसादन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, पिछले चैप्टर जब हम चैप्टर 4 पढ़े तो वहाँ पर इसका रेफरेंस आया था, रेत और पानी के रूप में। अवसादन क्या होता है, जब दो ऐसे कण, जब दो ऐसे पदार्थ विलयन अगर बना रहे हो, तो एक विलेय जो है वो विलयन में, विलायक में घुल नहीं रहा है। विलेय जो है वो विलायक में घुल नहीं पा रहा है, तो वो घुल नहीं पाने के बाद क्या करेगा, वो नीचे जो तली होगा ना, वहाँ पर जाकर के बैठ जाएगा। यानी पानी अगर विलायक है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को घोल रहे हैं, तो उसमें वो घुलेगा नहीं और नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और उसी नीचे बैठने की प्रक्रिया को कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादन। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी गेहूं को जो धोता है उसके रूप में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद आता है निस्तारण। निस्तारण की प्रक्रिया क्या है? निस्तारण होता है कि अगर दो चीज़ों, जैसे कि नीचे ढूल गया, जैसे कि आगे देख लेते हैं, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे कि ये ऐसे हो गया ना, जैसे कि जल हो गया, उसमें घोल दिए सबसे पहले, दोनों आपस में घुल गया, और हम लोग जो गेहूं है उसको बाहर निकाल लिए। ठीक है, एक तो वो प्रक्रिया हो गया। और नीचे जम जाएगा कौन? मिट्टी जम जाएगा नीचे तली में, क्योंकि वो हमेशा जल के साथ घुला हुआ नहीं रख सकता, क्योंकि उसका कण का जो व्यास है वो बड़ा है, वो पानी में घुला नहीं था। वो पानी का जो छोटा छोटा कण था ना, उसमें सिर्फ मिल करके वो घूम रहा था चारों तरफ। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा वो जो ऊर्जा है वो कम होगा, पानी का काइनेटिक एनर्जी जैसे ही थोड़ा सा कम होगा, वो नीचे जा करके बैठने लगेगा, और वो पानी के कण से अपने आप को अलग कर लेगा और नीचे जा करके बैठ जाएगा। वही है अवसादन। अब नीचे बैठ जाएगा तो हम लोग चाहेंगे कि ऊपर वाला जो पानी है उसको अलग कर ले, तो ऊपर वाले पानी को गिलास टेढ़ा करके निकाल लेंगे बाहर। तो जो ऊपर वाला पानी हमें स्वच्छ निकल गया, और नीचे जो बच गया वही नीचे वाला, पहले तो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया हुई, और जब इस स्वच्छ पानी को निकाल करके गंदगी को नीचे छोड़ दिए, उसको कहा गया निस्तारण। क्या कहा गया? निस्तारण, यानी कि डिक्लेशन, ये कहा गया। अब इसका एक और दो एग्जाम्पल देख लें, देख ही लेते हैं। देखते हैं कभी कभी कोई ऐसा जल होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको मिलता है, अशुद्धियाँ मिलती है, मिट्टी, कनकी वगैरह का, ये सब। ठीक है, अब वो आप लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप पोखर में गए पानी भरने, ठीक है, पोखर में पानी भरने गए, शहर में अगर कोई व्यक्ति बचपन से रहे और पले बढ़े हैं ना, उनके लिए शायद ये सब बातें थोड़ी थोड़ी लग सकती है कि क्या क्या हो रहा है ये सब इंडिया में, बिहार में क्या क्या हो रहा है। लेकिन बिहार में जो बच्चे गांव में पले हैं, बढ़े हैं, जिनका ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वो अच्छे से समझ जाएंगे इन सब चीज़ों को। अगर आप तालाब में कभी गए होंगे और पानी वहाँ से निकाले होंगे, या तो हाथ कभी पहले डाल दिए होंगे, तो जो मिट्टी का कण नीचे तली में जमा है ना, तालाब के तल में जो है, वो फैल करके ऊपर उठ जाएगा, और मिट्टी के साथ मिल करके, पानी के साथ मिल करके पानी कीचड़ कीचड़ जैसा लगने लगेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं पानी को थोड़ा देर शांत छोड़ दो, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा ना, तब हम लोग पानी निकाल लेंगे, साफ साफ पानी। तो थोड़ा देर छोड़ते हैं तो मिट्टी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा, अपसादन प्रक्रिया के द्वारा। और बाद में हम लोग ऊपर ऊपर कुछ भी डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया कहलाई? निस्तारण कहलाई। ये हम लोग छोटे गिलास में भी करते हैं। छोटे गिलास में रख दिए, और वहाँ से नीचे जब मिट्टी का कण नीचे जम गया, तो गिलास को टेढ़ा करके जो पानी बचा था हमें स्वच्छ हो गया, उसको बाहर निकाल गए। लेकिन हाँ, याद रखिए, पानी साफ हो सकता है, लेकिन उसको आप स्वच्छ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट
हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली अगर बैक्टीरिया कोई है तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होती है। ठीक है, ये सब चीज़ में जो कि आपके गट हेल्थ को ख़राब करेगी। और ये बैक्टीरिया मल में भी प्रेजेंट होती है, तो इससे आप समझ सकते हैं इसका जो मामला है ये क्या आपको बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको पीना है वैसे पानी को अगर पृथक करके पीना है तो आप उसको गर्म करके पहले ठीक से गर्म कर लें ताकि जो बैक्टीरिया उसको निकल जाए, और उसके बाद उसको छान ले किसी में, उसके बाद पिए। तो ये दो प्रक्रिया हम लोग समझ चुके हैं, अवसादन और निस्तारण। अवसादन के बाद ये दोनों प्रक्रिया साथ में ही आती है जी, अवसादन और निस्तारण साथ में आती है। जब अवसादन होगा तभी तो निस्तारण होगा, और जब हम अवसादन कर रहे हैं तो उसका अगला प्रक्रिया ही निस्तारण करेंगे, नहीं तो हम क्यों ये दोनों को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों साथ में आने वाली प्रक्रिया है। यही सिद्धांत ये द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जैसे कि तेल को जल के उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखने दिया जाए तो दो पृथक पृथक परतों में ये बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा प्रक्रिया द्वारा पृथक कर लेते हैं। ये पानी और अति में, तेल में, पानी और अल्कोहल में, ये किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पानी, अल्कोहल और तेल तीनों का अपना अपना क्या है, अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग डेंसिटी यानी कि अलग अलग घनत्व है। अलग अलग घनत्व रहने के अति पर ये तीनों, जो ज़्यादा भारी होगा, जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका थोड़ा सा कम होगा वो बीच में रहेगा, और जिसका सबसे कम होगा वो ऊपर में रहेगा। इस तरह से इस तीनों का एक लेयर बन जाएगा अगर तीनों को एक साथ मिला दिए तो। ठीक है, और धीरे धीरे निकालते जाएंगे, जो सबसे ऊपर आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जो उसके बाद बचा उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर हमको नीचे बन जाएगा। तो इस तरीके से निस्तारण विधि द्वारा तीन को अलग किया जा सकता है। तो एक हमने ये भी प्रोसेस देख लिया। अब कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, एल्कोहल को लेकर के हम बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन पानी और तेल की बात करेंगे तो तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। यही होना चाहिए, क्या यही होगा? हम तो इसको प्रैक्टिकल भी करके नहीं देखें कि यही होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है तेल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा। तो इसको निस्तारण प्रक्रिया ही कहेंगे। आइए फिर से ठोस द्रव किसी मिश्रण पर विचार करिए। चाय तैयार करने के बाद चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है। अब लाइए, अब जब अभी भी अगर मिल रही है, चाय बहुत हीट हो गया है और इसका छोटा छोटा कण अभी भी आपको निस्तारण विधि के बाद भी दिख रहा है। जैसे कि कभी कभी देखते हैं चाय बना लिए और हमारे पास चाय छन्नी है ही नहीं, तो हम चाय को छानेंगे कैसे? अब ये मत कर दीजिएगा हम चाय पत्ती भर ले पी जाते हैं, तो आप भाई अलग लेवल के बंदे हैं। ये बात हो गया, अगर चाय छन्नी हमारे पास है ही नहीं तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करते हैं, चाय को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो चती होता है, चाय पत्ती होता है, भारी होने के कारण, उसका कण भारी होने के कारण नीचे तली में जम जाता है, और ऊपर ऊपर से हम चाय को गिरा करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वही ऊपर जो चाय दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किए, वो निस्तारण कहलाया। वो क्या कहलाया? निस्तारण कहलाया। और जो नीचे तली पर बैठा था वो अवसादन कहलाया। ठीक है, ये दोनों का फिर से उपयोग कर लिए। अगर इसके बाद भी हमने जो ट्रांसफ़र किया है इस बर्तन में उसमें भी हमें अशुद्धियाँ दिख रही है, तब हम एक ही काम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन। फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, अब इसका जो कण है ना, जैसे कि चलनी में हम क्या किए थे, चलनी का जो छेद होता है, उसका अति सरफेस का जो छेद होता है वो उतना ही होता है जितना से कि जो सबसे छोटा कण है जो हमें ज़रूरत है वो नीचे पास भी हो जाए, और जो अवांछित कण है, जो फालतू कण है मोटा मोटा, वो ऊपर भी रह जाए। तो उसका डायमीटर, उसका जो अति होता है ना, छेद का जो अति होता है, डायमीटर होता है, वो उतना उस पर ही डिपेंड करता है कि उसका हम प्रोसेस क्या करने वाले हैं। तो फिल्ट्रेशन में अगर हमको इससे भी छोटे कण, जो आटा का कण है उससे भी छोटा कण को अगर हमें निकालना है, तो फिल्टर पेपर वो होना चाहिए जिसका जो अति है, छेद है, उसका डायोमीटर इससे भी कम होना चाहिए। छेद उसका इससे भी छोटा छोटा होना चाहिए, बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। तब वो इससे भी छोटा कण को क्या कर लेगा, छान लेगा। अब बताइए तीनों में कौन सी विधि अच्छी है? तीनों विधि अच्छी है भाई। सबसे बढ़िया अगर कोई विधि लगेगा तो आपको निस्यंदन लगेगा, क्योंकि इससे एक ही बार काम हो जाएगा। एक ही बार छान लीजिए, ना तो आपको अपसादीकरण करने की ज़रूरत होगा और ना तो आपको ये निस्तारण करने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम उपयोग करने वाले जल के उदाहरण पर विचार। कभी कभी समय पीने के लिए सुरक्षित जल भी मिलता है, गंदला पानी भी प्राप्त हो जाता है, थोड़ा देर पहले उसको डिस्कस किए ही तालाबों में। आइए हम देखते हैं कि हमें पृथक्करण द्वारा कैसे अभिलेय अशुद्धियों को दूर करते हैं।
ये उसी चीज़ को बताया है जी कि क्रियाकलाप में करके, ठीक है। ये जो पंकिल लिखा है ना, पंकिल वो लिखा है उसको, जो छोटा मोटा जो कण है ना जो घुल नहीं पा रहा है उसी को ये पंकिल लिख दिया है, ठीक है। वो हो गया। शंकु कोण बना करके फिल्टर पेपर का ऐसे ही कोण बनाते हैं ताकि इसमें से कोई भी लिक्विड को डालेंगे तो आसानी से नीचे से निकल जाए और जो भी छानने वाली चीज़ें चारों पट्टी सरफेस एरिया पर इसका डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के अलावा भी एक हमारे साथ प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं आराम से रो करके। सामान्यतः फल तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसको भी करते हैं ना, अगर हम लोग अति बना रहे हैं ब्लेंड करके, अगर मिक्सर में डाल करके अगर हम किसी चीज़ का जूस बना रहे हैं तो उसको भी छान लेते हैं ताकि जो छोटा छोटा कण है वो बाहर निकल जाए। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं तो उसके बाद उसको कपड़ा या तो किसी छन्नी में छान लेते हैं ना, ताकि जो ऊपर पनीर पनीर का जो भाग है वो ऊपर रह जाए और बाकी जो भाग है वे जिसको कहते हैं वो नीचे चला जाए, पानी वाला। वाष्पन एक हो गया। बीकर में कुछ जल गर्म करिए, जल को उबालने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है? नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होगी जो कि नीचे बच जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जल का जो कण है उसका जो अति क्या बोलते हैं उसको, क्वथनांक, उसका अगर क्वथनांक जल का जो अति गति है उसका क्वथनांक और वाष्पन का जो दर है वो सबसे कम होता है, सबसे कम टेम्परेचर पर वो उबलने लगता है, ठीक है। और इस कारण से वो पहले अलग हो जाता है। अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? विलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? बीकर में कुछ नहीं ना, अगर नमक मिला हुआ अगर जल को उबालेंगे तो चूंकि नमक का जो गलनांक होता है ना वो बहुत हाई होता है। गलनांक हाई मतलब हो गया ना कि बहुत अधिक टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर वो गलेगा उसका कण, वो हो गया गलनांक उसका। क्वथनांक अगर हाई है तो उसका मतलब वो उबलेगा उतना हाई टेम्परेचर पर, और क्वथनांक कम है मतलब कम टेम्परेचर पर वो उबल जाएगा, यही उसका मतलब है। तो गलनांक हाई है मतलब इसका लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर ये गलता है, क्या बोलता है, नमक का कण। इसीलिए आप देखते हैं जो भुंजा भुंजता है, भुंजा भुंजने में पहले रेत में भूंजा जाता था क्योंकि उसका भी गलनांक बहुत हाई होता था, इतना नहीं होता था लेकिन उसका भी हाई होता था, वो बहुत जल्दी अति नहीं होगा, गलेगा नहीं, और इसलिए उसका वो जल्दी से अति को हीट को ट्रांसफ़र कर देगा आप जो भुंजा भूंजना चाह रहे हैं उसमें। लेकिन अब नमक का उपयोग करके भी भूंजा भूंजा जाता है। नमक का उपयोग करने में क्या होता है कि एक तो नमक का एसेंस उसमें थोड़ा सा मिल जाएगा, मतलब नमकीन थोड़ा सा हो जाएगा भूंजा। ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि नमक के साथ तो आपका कंकड़ पत्थर नहीं जाएगा ना जो खाने में ख़राब लगेगा। अगर नमक का छोटा सा टुकड़ा भी चला गया तो नमकीन कर देगा तो वो बढ़िया ही लगेगा। इस कारण से लोग इसका उपयोग भी करते हैं। तो ये जान के रखिए कि इसलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक है वो बहुत हाई होता है नमक का। और यही करने में हम ज़्यादा ज़्यादा 100 डिग्री तक, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर दिए तो जल का तो बाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा ना वो, और बाष्पीकरण होकर के वो उड़ गया, बाष्पीकरण होकर के वो उड़ गया पूरा जल। और 800 डिग्री टेम्परेचर देंगे तभी ना नमक पिघलना स्टार्ट होगा, यानी कि 100 डिग्री पर तो नमक का कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तो नमक तो वैसे का वैसे ही रह गया। तो नीचे क्या हो जाएगा, जल बाष्प बन के उड़ गया लेकिन नीचे नमक का जो छोटा छोटा कण है वो नीचे तली में आपको रखा रह जाएगा, उसी को बाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। ये इसी प्रकार से समुद्री जल से भी नमक निकलता है, क्योंकि समुद्री जल में बहुत अधिक प्रकार के लवण होते हैं जिसमें एक लवण क्या होता है, नमक भी होता है। तो क्या होता है, जब इसको छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बना करके इसको रख देते हैं, ठीक है, गड्ढे बना करके, और नमक जो समुद्री पानी है इसको इसमें रखा जाता है, ठीक है। रखने के बाद अब ये इसको धूप में छोड़ दिया जाता है। धूप में पानी का जो कण है उसको बाष्पित करने की तो धूप में उतना एनर्जी है, उतना उसमें इंटेंसिटी है और उतना टेम्परेचर को वो कैरी कर रहा है कि वो जल को बाष्प कर दे, बाष्पन कर दे। लेकिन नमक के कण को बाष्पित नहीं कर पाएगा, ना ही उसको गला पाएगा। तो जल बाष्पित होकर के कण जो बचेगी वो कौन सा कण होगी, नमक का कण। तो वही बचा हुआ कण क्या होगा, लोग उसको नमक में तथी कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, बना लेगा उसको प्रोसेस करके। यही प्रक्रिया से नमक आता है। तो पूछेगा अगर आपसे कोई कि समुद्री नमक किस प्रक्रिया से बनती है, तो किस प्रक्रिया से बनती है, बाष्पन प्रक्रिया से। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि समुद्री नमक है इसी को हम लोग खाते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते। इसी को कंज्यूम करेंगे तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता, आयोडीन को अलग से फोर्टिफाइड किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है।
नमक कहाँ से आता है? समुद्री जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में एक साधारण नमक है, बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे तत्पश्चात लवणों के शोधन के साधारण नमक मिश्रण का शोधन करके, देखिए यहाँ से लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। पृथक्करण की एक से अनेक विधियों का उपयोग करने का यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, कैसे पृथक करेंगे? हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि रेत और नमक दोनों का कण बहुत बहुत छोटा छोटा है। अब ये आपको बताएगा कि कैसे एक से ज़्यादा प्रकार के विधि का उपयोग हम करेंगे एक साथ। बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए कि आप देखते रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्रंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। बिल्कुल साथ ही जैसे ही दो को मिश्रण करके अगर जल में रखेंगे तो नीचे हमें दो चीज़ बच जाएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा, अपसादन के द्वारा दो बच जाएगा। तो अपसादन में हम लोग या तो निस्तारण करके पानी को बाहर लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को दूसरे जल में ट्रांसफर कर लेंगे, दूसरे बीकर में या तो दूसरे बर्तन में, या तो निस्यंदन द्वारा इसको सीधा छान ही देंगे। निस्यंदन द्रव में क्या है, निस्तारित द्रव में क्या है कि आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जिसका आरंभ में मिश्रण में था, ठीक है। रेत और नमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेत, नमक प्लस पानी, तीन मिश्रण तैयार किया गया है। रेत, नमक प्लस जल यानी कि पानी, ठीक है। नमक और जल तो घुल जाएगा, लेकिन रेत इसमें घुलेगा नहीं। अब इसी को अलग करना है, जल को अलग करके रखना है, नमक को अलग करके रखना है, रेत को अलग करके रखना है। अवसादन या निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा, अवसादन की प्रक्रिया द्वारा नमक का तो कण नहीं बैठेगा तली में, क्योंकि नमक तो जल के साथ घुल चुका है। रेत जल के साथ घुला हुआ नहीं है, तो रेत का कण क्या हो जाएगा, तली में नीचे जा करके वो बैठ जाएगा, ठीक है। और बैठने में निस्तारण करेंगे या तो निस्यंदन करेंगे, दोनों में से किसी भी प्रक्रिया में, यानी कि किसी को फिल्टर पेपर से छानेंगे और या तो उसको दूसरे टेढ़ा करके पानी को दूसरे बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, दूसरे बीकर में, जार में। तो क्या होगा, रेत तो नीचे बच जाएगा, या तो रेत फिल्टर हो जाएगा और जो नमक के साथ जो जल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे दूसरे अति में। अब हमारे पास एक जल है, मिश्रण है हमारे पास अभी भी, क्योंकि इसमें भी अति जल के साथ जल में क्या मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है। अब इसको भी निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है नमक कैसे निकलेगा पानी से? निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। केतली में भरकर ढक्कन बंद करिए इसका, अब कुछ समय तक केतली को गर्म करिए इस तरह से। तो जो पानी होगा वाष्पित होगा। केतली भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप बड़ा सा ये बर्तन ऐसे करके रख देंगे बड़ा सा बर्तन में, और उसको भी गर्म कर सकते हैं। और जैसे गर्म करके जब वाष्प निकलने लगे ना, तो एक थाली ऊपर ऐसे करके छान लीजिएगा, आधा से, पूरा से नहीं, आधा से। अच्छा, थाली को टेढ़ा कर लीजिएगा। थाली को क्या करना है, टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने से थाली से जो थाली में जो वाष्प जा करके टकराएगा, वो तुरंत जा करके थाली का टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो वो वाष्पन हो जाएगा, संघनन की प्रक्रिया होने लगेगी। और वो वाष्प जो है वो ठंडा होकर के क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और जल बन करके थाली का जो सबसे अंड कोना है ना, जो नीचे झुका हुआ है, वहाँ से पानी टप 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 गिरने लगेगा। और यही चीज़ को ये केतली में करके दिखा रहा है, ठीक है, कि बाष्पन और संघनन केतली में कैसे हो रहा है। तो केतली से तो पर बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ निकलने की एक ही मुंह छोड़ा है और वहाँ से निकल रहा है। और ये ढक्कन एगो रखा है, उसके ऊपर बर्फ़ डाल दिया है। बर्फ़ डालने से ढक्कन का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा बहुत कम, और ये है वाष्प का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा से जैसे ही वो कम टेम्परेचर पर जैसे ही वाष्प का कण टच करेगा, और वो तुरंत क्या करेगा, वो कम टेम्परेचर होने पर आपको पता है कि वाष्प को अगर कम करेंगे टेम्परेचर, उसमें से निकाल देंगे, गुप्त ऊष्मा बाहर हो जाएगी, तो आपको पता है कि वो द्रव में बदल जाएगा। और द्रव भी बाहर हो जाएगी, तब वो अति में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। वाष्प गैस है, तो गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदल जाएगा। ये बातें आपसे छुपी नहीं है, आपको पता है। और वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, बाहर निकल करके ठंडा होकर के ये किस में बदल जा रहा है, द्रव में बदल जा रहा है। अब आपको पता है कि इससे जो भी जो वाष्प आ रहा है, इसमें सिर्फ जल का कण है, इसमें नमक का कण नहीं है। कारण आपने पिछले डिस्कस कर चुके हैं कि नमक इतना टेम्परेचर पर जितना ये दे रहा है उतना पर वो गलेगा ही नहीं, इसलिए वो बाहर आएगा नहीं नमक पानी के साथ में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, केतली से बाहर सारे जो पानी का कण है वो बाहर आ जाएगा, और वाष्प के थ्रू संघनित होकर अलग जल में ट्रांसफर हो जाएगा। नीचे जो केतली के नीचे अंडर में बचेगा वही क्या होगा, नमक होगा। अब तीनों प्रक्रिया आपके साथ, सब प्रक्रिया एक साथ हो करके आपके साथ अलग अलग आपके पास मिल गया। सबसे पहले रेत अलग हो गया, दूसरे में पानी अलग होकर के नमक बच गया, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब आइए, जब हम विलयन पढ़ ही रहे हैं, तो विलयन दो प्रकार के होता है। एक होता है असंतृप्त विलयन, क्या होता है, असंतृप्त विलयन। और एक होता है संतृप्त विलयन, क्या होता है, संतृप्त विलयन। ये दोनों को भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है।
विलयन दो प्रकार के हो गया, अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन हर एक विलयन होता है शुरू में असंतृप्त ही होता है, इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है जो देखिए, आपको पता है कि अगर जल में हम नमक या चीनी किसी भी के कण को घोले तो ये गायब कहाँ हुआ। आपसे कितना बार प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या एक मात्रा तक अगर हम नमक या चीनी को जल में घोलेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, यानी जल का स्तर बढ़ेगा, ऊपर होगा ये। ठीक है, तो एक मात्रा का अगर हम कम घोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जल के कण के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्पेस होता है। वो क्या बोलते हैं स्पेस को हिंदी में? अंतर आणविक स्थान बोल सकते हैं, अंतर आणविक स्थान होता है, यानी दो अणु के बीच में जो स्थान है उसको अंतर आणविक स्थान कह रहे हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान में क्या होता है, दो कण के बीच में एक स्थान होता है, बीच में थोड़ा सा खाली सा स्थान जो कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन होता है। ठीक है, हवा भी आपको दिख नहीं रही लेकिन होता है। इसी तरीके से ये भी कण दिख नहीं रहा है अंतराण्विक स्थान, लेकिन होता है। अब जो हम चीनी या पानी को घोलते हैं तो तुरंत वो गायब नहीं हो जाता है, हम उसको बहुत देर तक एक दूसरे में मिलाते हैं तब वो गायब होता है। क्या होता है, पानी या चीनी या तो नमक जो भी है, उसका जो बड़ा बड़ा कण है वो बहुत छोटे 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 कणों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इतना छोटे छोटे कणों में विभाजित होने का बाद अब इतना छोटा हो जाता है ये कण कि ये दोनों जो इसके दोनों कणों के बीच में, पानी का जो दो कण है इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसमें जाकर के ये फिट हो जाता है, बैठ जाता है जाकर के। अब देखो बाबू, पानी के बीच में स्पेस था ही, अब उस स्पेस में कोई आकर के बैठ गया तो इससे कहीं भी दो, जैसे कि आपको मान लेते हैं कि दो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, बीच में जगह खाली है, अब इसमें आकर के तीसरा बैठ गया, तब यहाँ पर क्या ये दोनों बीच में इधर से इधर दोनों क्या हो जाएंगे, घसक जाएंगे कि इतना में ही रहेंगे। जब तीसरा आ गया और उसको बैठने के लिए पर्याप्त जगह है तो ये दोनों क्यों घसकेगा, यानी कि जगह बढ़ेगा नहीं, ये अपना अपना स्थान पर ही, उतना ही स्थान पर अभी भी तीनों बैठ गए हैं। यानी कि पर्याप्त मात्रा में, जितना मात्रा में हो सकता है, अगर उतना मात्रा में हम कण को डालेंगे यहाँ पर, तब हमारा जो आयतन है वो बढ़ेगा नहीं, आयतन हमारा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर दो व्यक्ति, एक बहुत मोटा आदमी को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है, या तो दो व्यक्ति को यहाँ पर बैठा दिए, तब क्या होगा, ये दोनों थोड़ा सा जगह देने के लिए घसकेगा ना इधर इधर, जब घसकेगा तो आयतन बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा ना, इसका क्षेत्रफल बढ़ा। यहाँ पानी में भी क्या होगा, पानी का क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ऊपर होगा, ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, मात्रा बढ़ गई, आयतन बढ़ गया। तो ऐसे इसको समझ लिए। तो हमने देखा कि वो जो कण होते हैं, चाहे नमक का हो चाहे पमबती का हो, चीनी का हो, कहाँ जाता है, तो अंतराण्विक कण जो होते हैं उसमें जाकर के वो समा जाता है। कब तक जाएगा, एक स्थिति तक ही वो उसमें समा सकता है ना। अगर वही दो व्यक्ति के बीच में मानते हैं जगह ज़्यादा ज़्यादा चार व्यक्ति घुस पाया, उसके बाद कोई आएगा और वो ज़बरदस्ती का बैठना चाहेगा, जैसे ट्रेन का सीट है मान लीजिए, और चार व्यक्ति को बैठने का सीट है, ठीक है, और चार व्यक्ति आराम से इसको बैठ गया, पचमा भी एक आकर के बैठ गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, पचमा भी एक आकर के थोड़ा थोड़ा सा जगह करके घुसते 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 घसकते बैठ गया है। अब छठा भी आकर के वो प्रयास करने लगे तो बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, घसकेगा ही नहीं कोई। तब वो क्या करेगा, वो चुपचाप वहीं पर बगल में खड़ा रहेगा। और यही काम होता है, जब सीट पूरा फुल हो गया हो तो कहते हैं ना कि अब सीट फुल हो गया है। इसी फुल चीज़ को हम अति में सोल्यूशन में कह रहे हैं सेचुरेटेड। सीट पूरा सेचुरेट हो गया है, फुल हो गया है, यानी संतृप्त हो गया है। अब इसका क्या मतलब है, आसान भाषा में समझिए। पानी में अभी हम बोले कि कण घुल सकता है, लेकिन जितना अंतराण्विक कण है, स्पेस है, उतना में ही तो वो छोटा 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 कण जाकर के समा सकता है, उससे ज़्यादा तो समाएगा नहीं। जब सारे अंतर आणविक कण फुल हो जाएंगे तो अब जो घुलना है वो पानी को कितना हम फेंट ले, एक दूसरे से पानी में ट्रांसफ़र कर ले, एक दूसरे बर्तन से छोटे छोटे कण वो कितनों टूट जाए, लेकिन अब उसको समाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है, पानी में कोई स्पेस ही नहीं बचा है, तब ये समाएगा नहीं और चुपचाप वैसे ही रहेगा, या तो नीचे तली में जाकर के जमा हो जाएगा, या तो वैसे ही पानी के साथ साथ घूमते रहेगा।
अब जब ऐसी स्थिति पर कोई विलयन आ जाए जिसमें अन्य कोई भी कण उसमें घुल ना पाए, उसी को कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे आपको यहाँ पर बताए थे कि जब सीट पूरा फुल हो गया, कोई और व्यक्ति आकर के यहाँ बैठ नहीं सकता है, जगह ही नहीं बचा, उसी को यहाँ पर सेचुरेटेड कह रहे हैं, संतृप्त हो गया सीट। वैसी विलयन यहाँ पर संतृप्त हो गया। जो भी अंतराण्विक स्पेस खाली था, दो कणों के बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस था, वो क्या हो चुका है? अब फुल हो चुका है। अब कोई भी इसमें आकर के बैठ नहीं सकता, वही है संतृप्त। और जब तक इसमें खाली है, जब तक कोई बैठ सकता है, उसी को कहते हैं असंतृप्त। उसी को कहते हैं असंतृप्त, यानी कि अभी उसमें जाने का जगह है। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे इस जगह को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके, इस दोनों कणों के बीच को, स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके? तो हाँ जी है। जब आप पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है, किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है, उसमें हीट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो जो हीट है वो दोनों पदार्थों में वाइब्रेशन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? वाइब्रेशन, यानी कि कंपन पैदा करती है। और वो कंपन के कारण वो दोनों एक दूसरे से दूर थोड़ा थोड़ा सा भागने लगते हैं। और अगर यहाँ जो पहले ऐसे कण था वो सटक के घसक के ऐसे ऐसे हो गया, तो उसके बीच में स्पेस बढ़ गया ना। हाँ, यानी कि अब इसमें अधिक मात्रा में क्या हो सकता है? चीज़ें समा सकती है, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया है। और अगर इसको ठंडा कर दिया जाए, पदार्थ में अगर ऊर्जा दिए, पति दिए, हीट दिए, तब ना जाकर के ये गर्म हुआ और फैला। लेकिन जब इसको ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वापस दोनों सटने लगेगा। ठीक है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। आप लोगों ने हलवाई को चाशनी बनाते हुए देखा होगा। ठीक है। चाशनी जानते ही है ना, चाशनी जिसमें डुबो कर रसगुल्ला वगैरह को रखा जाता है, तार भी कुछ लोग कहते हैं, उसमें वो लोग अथी करके रखा है। ठीक है, बनाया जाता है। कभी आप देखें कि वो लोग हलवाई जो है चाशनी को ठंडे पानी में बनाते हैं? ऐसा नहीं होता। पानी वो 5 लीटर लेते हैं, लेकिन वो चीनी लेते हैं 10 केजी, और उसको वो चाशनी बनाते हैं। आप देखिएगा शुरू में जब वो डालेंगे कढ़ाई में पानी के बाहर चीनी, तो चीनी लगेगा कि इतना चीनी थोड़े इतना पानी में घुल पाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे? पानी को गर्म करेंगे, और पानी में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अंतराण्विक जो रिक्त स्थान है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अंतराण्विक स्थान बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण चीनी का जो छोटा छोटा कण है वो इसमें अधिक समा सकेगा, और इसी के कारण चाशनी थोड़ा क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें चीनी का कण क्या है? अधिक है। और शरबत क्या होता है? उतना गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें चीनी बहुत कम है। अगर उसको गर्म नहीं किया जाता तो शरबत कभी भी चाशनी का रूप लेता ही नहीं, शरबत शरबत ही रहता। उसमें हम कितनों चीनी घोलते, उस शरबत में जितना आ सकता था उतना पर आ करके और सेचुरेट हो जाता, वो जितना जो सॉल्यूशन वो सेचुरेट हो जाता, विलयन संतृप्त हो जाती, तो उसमें कोई और चीज़ उसमें जाता नहीं, और उसमें कोई और चीज़ घुलता नहीं। लेकिन कब कोई और चीज़ घुल सकता है? तो उसको गर्म करने की स्थिति में। ये आप याद रखिएगा। अब यही बात को आपको पूरा ये पैराग्राफ आगे बताएगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से ये पैराग्राफ समझ में आई है। अब यही बात यहाँ पर बता रहा है कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है। अविलेयी मतलब जो घुल नहीं पा रहा है वो नमक, और बीकर की तली में बैठ जाता है। अभी बोले ना कि या तो पानी का जो अति है, काइनेटिक एनर्जी है, पानी का में जो गतिज ऊर्जा चल रही है, पानी जो ऐसे से घूम रहा है, या तो उसके साथ वो कण थोड़ा देर तक घूमते रहेगा, और या तो जैसे ही वो बंद हुआ वो क्या करेगा? तली में जा कर के बैठ जाएगा। तो वो तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब ये बहुत कितना थी था कठिन था पता नहीं, लेकिन आप बहुत सरल भाषा में हमको लगता है समझ में आ गया होगा। यह एक संकेत है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहली ने रेत में अत्यधिक मात्रा में नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कहा जाते नमक संतृप्त अवश्य मात्रा बहुत अधिक थी, अब मिले नमक रेत के साथ मिल रहा गया है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, वो अधिक मात्रा। ऐसे भी देखे होंगे कि जब चाशनी को ठंडा किया जाता है ना, तो वो बहुत जम जाता है वो। लेकिन शरबत को आप ठंडा कर दे, जमता है? नहीं जमता है। लेकिन चाशनी को जब ठंडा किया जाता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो बढ़ा था ना इसे बाबू, वो पास आने लगता है वापस से, और पास आने के कारण बीच में फिर से घटने लगता है स्पेस, घटने लगता है। तो बीच में चीनी बेचारा, जो चीनी घुला हुआ था उसका कन्ना, वो अब चिपक के एकदम ऐठा जाता है बेचारा, पिसा जाता है बीच में, और पिसाने के कारण क्या होता है? वो वापस से वही चीनी के कण में परिवर्तित हो जाता है।
कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक घोलने के पूर्व से सहायता करने का प्रयास करिए। बीकर में कुछ जल लीजिए, नमक पिलाइए, नमक ना घुल सके, नमक संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिले और इसे गर्म कीजिए। क्या पाते हैं बीकर के तले नमक क्या होगा, क्या वो घुल गया? यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें अधिक नमक घोला जा सकता है। ठंडा होने दीजिए। क्या बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप हो जाता है। गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। खत्म हो गया जी, क्या पता लगाएंगे अब? तो हम लोगों ने पढ़ लिया वस्तुओं के समूह बनाना है। कुछ गलती हो गया क्या? एक मिनट, एक मिनट। आई 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 हाँ, ओहो सॉरी, ऊपर वाला जो हेडिंग था वो कॉपी हो गया है पिछला से। बेसिकली ये किस चैप्टर का है? पदार्थों का पृथक्करण है, 5 नंबर चैप्टर का है। सॉरी, ये पदार्थों का पृथक्करण है, 5 नंबर चैप्टर का है। पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है, इसी चैप्टर का है। प्रमुख शब्द हमने पहले मंथन सीखा, दो चीज़ों को साथ में जब अति मथते हैं उसको। संघनन सीखा, निस्तारण सीखा, संतृप्त विलयन के बारे में सीखा, असंतृप्त अवसादन सीखा, चालन सीखा, विलयन सीखा, थ्रेसिंग सीखा, निष्पावन सीखा, हस्तचयन, निस्यंदन, वाष्पन। ऐसा कोई भी इसमें शब्द अगर आपको दिख रहा है जो आप नहीं पढ़ पाए हैं, हमारे अभी वीडियो कवर नहीं हुआ है, आप उसको कमेंट करिएगा, हम समझा देंगे। तो हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, ये सब मिश्रण से पृथक करने की कुछ विधियां हैं। हस्तचयन पृथक, निष्पावन पृथक किया जाता है अनाज भारी बीजों से मिश्रण का में निष्पादन। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहेंगे सारांश को। अभी तो हम लोग इतना डिटेल में इसको डिस्कस किए, इसको पढ़कर फिर आपका समय क्यों बर्बाद करें। सीधे हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पर। 4 नंबर नहीं है जी, 5 नंबर का अभ्यास चल रहा है। ठीक है, 5 नंबर का अभ्यास चल रहा है, पदार्थों का पृथक्करण चैप्टर है। पदार्थों का पृथक्करण अभ्यास में पहला क्वेश्चन, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, मिश्रण के विभिन्न, ये पहला वाला जो हम बताए थे, जो डायग्राम बनाकर, जिसमें हम बोले थे कि आवश्यक चीज़ों से अनावश्यक चीज़ों को हटाने या अवांछित चीज़ों को या तो अशुद्धि चीज़ों को, अशुद्धि को पृथक करने के लिए, पदार्थ से अशुद्धि को पृथक करने के लिए हमें पृथक्करण की विधि करने की आवश्यकता होती है। तो पृथक करने की आवश्यकता होती है, तो आप बोलेंगे आवश्यक पदार्थ से अनावश्यक या अवांछित पदार्थ को पृथक करने के लिए या तो हटाने के लिए पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है। यही उदाहरण 2 को कोई भी लिख सकते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? निष्पावन तो सीख ही लिया, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन वही था, ओसाना वाला जो प्रक्रिया है, सीविंग। उसे बड़े बड़े जो भूसे वगैरह वो सब का कण होता है, उसको छोट उसको यहाँ से अलग करने के लिए। तीसरा, पकाने से पहले दालों को किसी नमूने भूसे धन कैसे पृथक करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? पकाने से पहले उसको पानी में डाल करके घोल दीजिए। छालन के से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? ठीक है। पचमा है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? बताइए। छठा है, आटे की चीनी के मिश्रण के साथ चीनी को पृथक करना संभव है? आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना? अरे चाल देंगे तो क्षति हो जाएगा ना, चालन विधि द्वारा चाल देंगे तो हट जाएगा। सातवां है, पांकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? सेडिमेंटेशन, उसके बाद निस्तारण, उसके बाद निस्यंदन, ये सब प्रक्रिया से। आठवां आते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडों से पृथक करने की क्रिया को, इसी को कहते थे थ्रेसिंग, याद है ना? दूसरा है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, निस्यंदन। निस्यंदन। समुद्र के जल से नमक की प्रक्रिया, वाष्पन। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो सुधिया तली में बैठ जाती है। स्वच्छ जल को ऊपर से फिरकर इसमें 2 विधि का हुआ ना, अवसादन, अवसादन और निस्तारण। अवसादन और निस्तारण, जो जल निकाले उसको निस्तारण कहे, जो नीचे बैठा वो अवसादन हो गया। सत्य अथवा सत्य, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन पृथक द्वारा, दूध और जल के निस्यंदन से नहीं हो सकता ना। निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है, उसको फिल्टर करके कैसे निकाल सकते हैं दूध और जल के मिश्रण को? नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निष्पावन द्वारा उसाएंगे तो नमक और चीनी में दोनों में से कोई नहीं उड़ेगा। ये भारी कण को हल्के कण से अलग करने की विधि है, तो ये भी असत्य है। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा ये किया जा सकता है, ये सही है। असत्य यानी सत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा नहीं, असत्य है ये। वो निस्तारण नहीं था ना, वो क्या था? निष्पावन था।
निष्पावन। 10वां कह रहा है जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना? अधिक चीनी घोलना कब संभव होगा? अगर उसमें बर्फ डाल दिए पहले ही। बर्फ पहले डाल दिए तो आपको अभी बताया कि ठंडा अगर पदार्थ होगा, पदार्थ को ठंडा करेंगे तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, अंतराण्विक जो कण है, स्पेस है, रिक्त स्थान है, वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, वो दोनों आपस में नज़दीक आ जाएंगे, तब इसमें ज़्यादा चीनी तो नहीं डाल पाएंगे। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर है तभी करेंगे तो ज़्यादा चीनी डाल पाएगा, और नहीं तो हम इसको जब अथी कर लेंगे, गर्म कर देंगे तब ज़्यादा डाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर गर्म करने का प्रक्रिया बोल नहीं रहा है, कह रहा है कि बर्फ़ डालने से पहले करेंगे तो बाद में, पहले कर लेंगे तो बढ़िया है, बाद में करेंगे तो ठंडा हो जाएगा और ये बढ़िया से नहीं हो पाएगा, चीनी ज़्यादा अधिक मात्रा में घुल नहीं पाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है चैप्टर 4 एंड 5। आशा करते हैं आपको वीडियो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आया है, और जानते हैं एनसीईआरटी साइंस कितना महत्वपूर्ण है, तो आप किसी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और शेयर करिएगा, व्यूज़ और जो रीच है वो चैनल पर बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे थोड़ा सा और जल्दी, जैसे कि हम और भी सब्जेक्ट लाने की कोशिश में है कि हिस्ट्री, जैसे कि ये साइंस कंप्लीट हुआ, और मेरा अगर हमको समय बचेगा तो हम पहले भी बोल चुके थे कि इकोनॉमी के कुछ पार्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, और वो हम एनसीईआरटी से नहीं, वो हम नोट से डिस्कस करेंगे, अपने नोट से। तो इकोनॉमी को वो कर सकते हैं सेक्शन। तो अगर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और बढ़िया इसमें रिस्पॉन्स मिलता है तो ज़रूर हम लोग इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे, और वैसे भी करेंगे ही। तो यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जब क्लास इंटरेक्टिव तब होगा जब आप कमेंट करने, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको कमेंट भी करने पर ध्यान दीजिए, तब आप भी अधिक मात्रा में चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे, और हम भी अधिक मात्रा में आप तक वो अपने उद्देश्यों में पूर्ति होंगे, आपको डिलीवर करने के उद्देश्यों में हम अधिक और अच्छे से उस उद्देश्य में हम पूर्ति कर सकेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे, और जल्दी करके हम लोग 6 क्लास को ख़त्म करके 6, 7, 8 को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, हैव अ गुड डे।